Hello students, welcome to Bioacademy. I'm Shivani Agrawal. So today in this session we are going to start your plant physiology. So हम क्या करेंगे इस सेशन में आपका कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी को लाइन टू लाइन रीड आउट करेंगे एंड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम साइड बाय साइड नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका लाइन टू लाइन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखो, अब हमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ना है। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले वही पता होना चाहिए हमें पढ़ क्यों रहे हैं, तभी तो कुछ चीज पढ़ने का फायदा होता है। अभी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, अभी हम बात कर रहे थे देखो ट्रांसपोर्ट की, तो किसी ना किसी चीज को तो ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं हम प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट के अंदर अगर हम सोच रहे चलो ट्रांसपोर्ट, बहुत जनरल लैंग्वेज में सोचता है कि आपके जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट की किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। पहली चीज वाटर। हमें पता है जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं एकदम छोटे छोटे टाइप के, उनको हम क्या करते हैं रूट्स में वाटरिंग करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम ऊपर भी डाल देते हैं उनको, जब वाटरिंग करते हैं ना तो सोचते हैं यार लीव्स भी नहा लेंगी, करते हैं ना बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे। लेकिन चलो हम छोटे प्लांट पे तो ऐसे कर सकते हैं कि हम उनको वाटरिंग कंप्लीट प्लांट पे कर देंगे। क्या टॉल ट्रीज पे हम ऐसा कर सकते हैं? क्या सोचे कभी कि आपके जो टॉल ट्रीज हैं जो बहुत हाई हाइट के होते हैं, उनको वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती होगी? क्या वो सिर्फ रेन का वेट करता है, बारिश का वेट करता है कि उनको वाटर मिलेगा? अब आपको पता है कि यार देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 वाटर की रिक्वायरमेंट मस्ट है। अब वो अपना फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ बारिश का वेट तो करने वाले हैं नहीं, क्या बारिश होगी तब फोटोसिंथेसिस करेंगे, सनलाइट भी तो चाहिए उनको। तो टॉल ट्रीज के अंदर आखिरकार वाटर कैसे जा रहा है पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि वाटर तो बेसिकली मिल उसके रूट्स को ही रहा है। तो रूट से टॉल ट्रीज की टिप तक वाटर का ट्रांसपोर्ट हमें देखना है। अब आपको पता है जो आपकी प्लांट के अंदर लीव्स होती हैं, वहां पे फूड की फैक्ट्री होती है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है, वहां पे फूड बनता है। अब वो फूड वहां से रूट्स तक कैसे जा रहा है, ये चीज हमारे माइंड में आएगी। प्लांट के एक पर्टिकुलर पार्ट में होता है प्लांट रेगुलेटर्स, वो प्लांट रेगुलेटर्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में है, बिकॉज हमारा माइंड बहुत क्यूरियोसिटी रखता है। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। देखो पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेस द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज? जो टॉल ट्रीज का टॉप पार्ट है वहां पे वाटर कैसे पहुंचता है, सोचा है कभी? फॉर और फॉर व्हाट मैटर हाउ, और कैसे पहुंचता है? एंड व्हाई सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन सेल टू अदर, कैसे सब्सटेंसेस या फिर क्यों सब्सटेंसेस को जरूरत पड़ती है एक सेल से दूसरी जगह जाने की? वेदर ऑल सब्सटेंसेस मूव इन अ सिमिलर वे, चाहे आपके जो सारे के सारे सब्सटेंस सिमिलर वे में ही मूव कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। वेदर मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मूविंग सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस को मूव करने के लिए एक मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपको पता है आप भी एक अपने लोकल एरिया से आपको कहीं पे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपको एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप बाय कार जाएंगे, बाय बस जाएंगे, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, कैसे भी जा सकते हैं। मीन्स की जरूरत तो होगी या नहीं होगी? एनर्जी एक्सपेंडिचर भी होगा, आपका मनी एक्सपेंडिचर भी होगा। तो सेम चीज प्लांट्स के अंदर है, प्लांट को भी एक मीन्स की भी जरूरत है अपने सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। सो द प्लांट्स नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स, प्लांट्स को क्या करना होता है, अपने मॉलिक्यूल्स को मूव कराना होता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक, मच मोर देन एनिमल्स डू। जितना ट्रांसपोर्टेशन आपके एनिमल्स कराते हैं उससे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी आपके प्लांट्स के अंदर। सो दे ऑल्सो डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लेस, उनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिस्टम होता है एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट होने वाला। सो द वाटर टेकन अप बाय रूट हैज टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मीन जो वाटर आपकी रूट्स ले रही हैं उसको प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचना है, अप टू वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम, जो आपके स्टेम का ग्रोइंग पार्ट है वो उसके टिप तक आपको जाना है वाटर को। ठीक है, सो द फोटोसिंथेसिस और फूड सिंथेसाइज्ड। ठीक है, तो द फोटोसिंथेसिस और फूड सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स, जो लीव्स अपना फूड बना रही हैं, हैव आल्सो टू बी मूव्ड टू ऑल पार्ट्स, उस फूड को भी आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक मूव होना है, इंक्लूडिंग रूट टिप्स, जो रूट के टिप्स है आपको पता है डीप इन द सॉइल होती है, इनसाइड द सॉइल,
तो वहां तक भी फूड की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज दे आर ऑल्सो द लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट, वो प्लांट का लिविंग पार्ट है। ठीक है, मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस से विद इन द सेल, अक्रॉस द मेम्ब्रेन and from cell to cell with the tissues has also to take place. To understand some of the important processes that take place in plant, one would have to recollect one's basic knowledge. ये सारे प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पहली चीज, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आपको प्लांट्स की एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, we also need to revisit our understanding of diffusion besides gaining some knowledge about chemical potentials, ion, इन सब की नॉलेज हम इस चैप्टर में लेने वाले हैं। चलो अब देखते हैं इसकी समरी हम क्या लिख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट टू टाइप्स का हो सकता है। एक होता है आपका शॉर्ट डिस्टेंस एंड एक होता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस। अभी शॉर्ट डिस्टेंस होगा आपका सेल टू सेल एंड लॉन्ग डिस्टेंस में तो आपको पता है टॉल ट्रीज वगैरह में बहुत हो सकता है। अभी सेल टू सेल आपको क्या कराना है, ट्रांसपोर्ट कराना है, तो वो किस मेथड से होगा, इट विल बाय डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है एंड एज वेल एज इट कैन बी डन बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब अगर हमें कराना है लॉन्ग डिस्टेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हमें कराना है आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट, तो वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है हमारे पास जाइलम एंड अगर हमें कराना है आपके फूड का ट्रांसपोर्ट, तो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास होगा फ्लोएम। जाइलम का ट्रांसपोर्ट कराने हैं, जाइलम हमेशा याद रखना है आपको यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल करता है एंड आपका फ्लोएम हमेशा मल्टी डायरेक्शनल करता है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को ही हम बोलते हैं आपका ट्रांसलोकेशन। ये पूरी की पूरी समरी है इसकी। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट टू टाइप्स का, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट में आएगा आपका सेल टू सेल, लॉन्ग में आपका कुछ भी हो सकता है। तो लॉन्ग में दो मेथड्स आएंगे, अगर फूड का कराना है तो फ्लोएम की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी, वाटर का कराना है तो जाइलम की हेल्प लेनी पड़ेगी। जाइलम सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वापस नहीं आएगा, फ्लोएम इधर से इधर, इधर से इधर घूमता रहेगा, ये आपको याद रखना है। एंड अगर आप करा रहे हैं कौन से वाला, यूनि वाला, तो यूनि आपको पता है वाटर का, तो वाटर हमेशा कहां से कहां जाएगा, रूट से स्टेम की साइड में जाएगा। डन, अब देखते हैं। चलो अब देखो, व्हेन वी टॉक ऑफ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, अगर हम सब्सटेंसेस के मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वी फर्स्ट नीड टू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना कि किस टाइप के मूवमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड किन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एक फ्लावरिंग प्लांट लेते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, मीन जो हमें सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराने की जरूरत होगी वो आपका वाटर हो सकता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो सकते हैं, आपके बेसिकली हार्मोन्स। सो अगर हम कराने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो इट कैन बी डन बाय योर डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और आपका ये सप्लीमेंटेड हो सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन जहां पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट कराना है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो आपको वेस्कुलर टिश्यूज की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आपको पता है वेस्कुलर टिश्यूज क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, एंड इसी ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं आपका ट्रांसलोकेशन। So an important aspects that need to be considered is the direction of transport। क्या आखिरकार ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अगर मैं बात कर रही हूँ आपके रूटेड प्लांट की, तो ट्रांसपोर्ट इन जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में नोट डाउन कराया है, हमेशा रूट से स्टेम। और अगर हम ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट मतलब आपके फूड कंपोनेंट का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, तो वो आपका मल्टी डायरेक्शनल होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, आपकी लीव्स के अंदर, वो हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होंगे, इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन, जो फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। स्टोरेज ऑर्गन, फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है प्लांट्स के अंदर, ऑब्वियसली स्टार्च के फॉर्म में।
सो फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर रीट्रांसपोर्टेड। स्टोरेज ऑर्गन ने क्या करा, अपने अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट कर लिया। अब जब प्लांट आपका कैपेबल नहीं है फूड बनाने के, मींस ड्यूरिंग द नाइट टाइम, तो उसको फूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो स्टोरेज ऑर्गन से फूड वापस से क्या हो सकता है, बैक फ्लो हो सकता है उसका। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपका फ्लो है मल्टी डायरेक्शनल वर्क करता है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द रूट्स। मिनरल न्यूट्रिएंट्स आपके रूट्स के थ्रू ले लिए जाते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इनटू द स्टेम, लीव्स या फिर ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, वहां पे आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर आपका कोई प्लांट सेंसेस दिखा रहा है, आपका कोई भी पार्ट जो है ना वो डैमेज हो रहा है, लीफ फॉल हो रहा है, ये वाले पार्ट, तो वहां पे क्या होगा, उसके पास जितना भी स्टोर्ड फूड होगा हम उसको विड्रॉ कर लेंगे और आपकी जो प्लांट का ग्रोइंग पार्ट है उसकी साइड मूव करा देंगे उसको, ताकि आपका फूड वेस्ट ना हो। एंड जो आपके हॉर्मोन्स हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या फिर कोई भी केमिकल सिग्नल्स हैं, उनका भी हमें ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है। वो स्मॉल अमाउंट में भी हो सकता है एंड वो आपका लार्ज अमाउंट में भी हो सकता है। समटाइम इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड या फिर यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट। सो हमें पता है कि आपका जो एक फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कराने का एक कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक है, ठीक है, जो कि आपका डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। हर एक ऑर्गन रिसीव करता है कुछ ना कुछ सब्सटेंस को एंड गिविंग आउट सम अदर, रिटर्न में कुछ ना कुछ दूसरा सब्सटेंस को रिटर्न करेगा। ये कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। यहाँ तक डन। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट तो हमें क्लियर हो गया कि हाँ आखिरकार कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होंगे, क्यों होगा। अभी ट्रांसपोर्ट मेथड होगा कैसे, सेम थिंग, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, किसी ना किसी मीन्स का आप यूज करोगे, तो प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ मीन्स का तो यूज होगा। जो पहला मीन्स है वो है आपका यहाँ पे डिफ्यूजन, ठीक है। अभी चलो डिफ्यूजन के हम खुद के नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखो। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट of molecules from higher concentration to lower concentration until equilibrium is attained। जब तक आपका इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर, या फिर आप लिख सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट, डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स का और आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसपोर्ट करा सकता है, ठीक है। आपका डिफ्यूजन अफेक्टेड होगा बाय ग्रेडियंट, परमिएबिलिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनके थ्रू आपका जो डिफ्यूजन रेट है वो अफेक्ट हो सकता है। डिफ्यूजन के ऊपर किसी भी इनहिबिटर का इफेक्ट नहीं होगा, नो इनहिबिटर इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। ये जरूरी नहीं है कि डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम के अंदर ही हो, ये नॉन लिविंग के अंदर भी हो सकता है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। हो गया। नेक्स्ट, आपके इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके मूव करते हैं इन अ रैंडम फैशन। मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम फैशन। सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो, फिर हम रीड करते हैं आपका एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपका जो ये मूवमेंट है ये एक पैसिव मेथड है। पैसिव क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता। जहां पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब अगर ये आपका पैसिव मेथड है जहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही, तो ये स्लो प्रोसेस होगा, फास्ट प्रोसेस होगा, ऑब्वियसली स्लो होगा। एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर, एंड फ्रॉम सेल टू सेल भी हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर भी आपका हो सकता है। कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होगा,
डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल एक रैंडम फैशन में मूव करेंगे, नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंस मूव कहां से कहां करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साइड। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है एंड इट इज नॉट डिपेंड ऑन अ लिविंग सिस्टम, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम, डिपेंड नहीं करता है ये लिविंग सिस्टम के ऊपर। ऑब्वियस है कि यहाँ पे सिर्फ और गैसेस और लिक्विड्स का ही डिफ्यूजन होगा, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, बट अगर हमें सॉलिड का भी कराना है तो वो भी हो सकता है। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट, डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ओनली मीन्स है गैसियस मूवमेंट के लिए, है ना। आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल करता है ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो वो क्या करेंगे, आपका ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ज्यादा होगी तो हाई से लो की साइड मूवमेंट होगा गैसेस का, जो कि आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। So diffusion rate are affected by the gradient of concentration. Concentration gradient जिस साइड हाई होगा हमेशा हाई से लो की साइड ही होगा, ये याद रखना है। मैम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहाँ पे। टेम्परेचर एंड प्रेशर हमेशा अफेक्ट करेंगे आपके डिफ्यूजन रेट को। डन ये सारी चीजें, चलो अब आगे। अब आता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आप सोच रहे होंगे डिफ्यूजन को दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है आपका सिंपल डिफ्यूजन, ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब दोनों में डिफरेंस समझने के लिए देखो, एग्जाम्पल लो, आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक बहुत सिंपल से सा फ्रेंड है और एक बहुत फैसिलिटेटेड, जिसको हर एक काम करने के लिए कंडीशंस की जरूरत होती है, बहुत वीआईपी टाइप से जो लोग होते हैं। सेम चीज यहाँ पे समझ लो बिल्कुल। अब आपका जो आपकी सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है टू टाइप्स के हैं, एक मॉलिक्यूल्स वो है जो लिपिड सॉल्युबल है, एक मॉलिक्यूल वो है जो आपके वाटर सॉल्युबल है, दो टाइप के मॉलिक्यूल है। अब मुझे ये बताओ जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया आपका एक सेल, दो सेल्स है, इन दोनों सेल्स के बीच में मुझे क्या कराना है, डिफ्यूजन कराना है। ये यहाँ पे है आपका हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे है आपका लो कंसेंट्रेशन, हाई से लो की साइड कराना है। अगर आपका मॉलिक्यूल है लिपिड सॉल्युबल, अब आपको पता है इनको क्रॉस करके जाना पड़ेगा ये मेम्ब्रेन, जो कि क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन, एंड ये बनी किसकी होती है, आपकी लिपिड की बनी होती है ना, लिपिड की। अब जो मेम्ब्रेन ही लिपिड की बनी हुई है और मॉलिक्यूल भी लिपिड सॉल्युबल हो तो बहुत इजीली चला जाएगा, वहां से चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। लेकिन अगर आपके मॉलिक्यूल आ गए वाटर सॉल्युबल, जिनको हम बोल सकते हैं आपके क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, इन हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का क्या होगा, क्या लिपिड को क्रॉस कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो इनके ट्रांसपोर्ट कराने के लिए इस मेम्ब्रेन में होते हैं कुछ चैनल्स लाइक दिस, इन्हीं चैनल्स को हम बोलते हैं आपका एक्वापोरीन्स या फिर वाटर चैनल्स। इन चैनल्स के थ्रू होगा अब आपके इन हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट। देखो अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, as pointed out earlier, अरे या as pointed out earlier, जो हम पहले पॉइंट आउट कर चुके हैं कि एक ग्रेडियंट का होना बहुत जरूरी है डिफ्यूजन में। सो द डिफ्यूजन रेट आपका तब भी अफेक्ट होगा अगर आपका सब्सटेंस का साइज, बिकॉज आपको पता है छोटे जो सब्सटेंसेस होंगे, स्मॉलर सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन फास्टर होगा। डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन जो हो रहा है वो डिपेंड भी इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि लिपिड के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है ना, तो डिपेंड ऑन इट सॉल्युबिलिटी इन लिपिड। अब आपको पता है मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके मेम्ब्रेन का वो लिपिड ही होता है, बट जो सब्सटेंसेस डिफ्यूज हो रहे हैं लिपिड सब्सटेंसेस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज हो जाएंगे फास्टर रेट से, बट जो सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक मॉइटी रखते हैं वाटर सॉल्युबल, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, वाटर लविंग मॉइटी जो रखते हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना। तो अब हमें क्या कराना है, उन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को फैसिलिटेट कराना है,
ठीक है। तो अभी इसी मेथड को, जिस मेथड के थ्रू ये वाले मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन से थ्रू क्रॉस करेंगे, उनको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो द मेम्ब्रेन क्या करती है, अब इनको कुछ चैनल्स प्रोवाइड कराएगी, कुछ प्रोटीन साइट्स प्रोवाइड कराएगी एट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन। दे डू नॉट सेटअप ए कंसर्न, ये कोई सेटअप नहीं करते कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट, वहां पे पहले से ही प्रेजेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल्स के लिए टू डिफ्यूज, अगर वो फैसिलिटेट होना चाहते हैं प्रोटीन के थ्रू। दिस इज नॉन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि हम किसके लिए कराते हैं, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के लिए कराते हैं। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंसेस, स्पेशल प्रोटीन मतलब एक्वापोरिन्स है, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराने में अक्रॉस मेम्ब्रेन, वो भी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपका कभी भी लो से हाई नहीं हो सकता, बिकॉज उसको क्या चाहिए कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। अगर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाने का कोशिश करेंगे तो वहां पे 101% एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ये चीज याद रखनी है। ट्रांसपोर्ट रेट, जब आपके सारे के सारे चैनल्स, ये जो यहाँ पे चैनल्स बने, सारे के सारे चैनल यूज अप हो चुके हैं, इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो चुका है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। जब आपका ट्रांसपोर्ट रेट एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है, ट्रांसपोर्ट रेट रीच अ मैक्सिमम, जब सारे के सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टर्स आपके यूज्ड अप हो चुके हैं, देन यहाँ तक। चलो अब इसकी ना डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ, फिर आपके लिए ना इजी रहेगा, आपको कंप्लीट पैराग्राफ रीड आउट नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे। डिफ्यूजन of hydrophilic substances across the concentration gradient through fixed membrane transport protein without expenditure of energy। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का होगा अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इन्हीं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को हम बोलते हैं आपका एक्वापोरिन्स। एंड ये भी आपको याद रखना है, दीज आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, ये आपका सेंसिटिव होते हैं इनहिबिटर्स के लिए, वो मैं आगे समझाती हूँ, देखो क्यों होता है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, ये एक बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस है। इट अलो सेल टू सेल सेलेक्ट सब्सटेंसेस फॉर अपटेक। अपटेक के लिए क्या करता है, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही ट्रांसपोर्ट कराता है। इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, अब इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक चैनल्स के थ्रू हो रहा है। अगर कोई इनहिबिटर आके उन चैनल्स को क्या कर दे, क्लोज कर दे, उन चैनल के रास्ते पे आके चुपचाप बैठ जाए, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपके सेंसिटिव होते हैं इनहिबिटर्स के लिए, बट जो आपका सिंपल डिफ्यूजन है वो इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव नहीं होता है। विच रिएक्ट, जो आपके रिएक्ट कर सकता है मेम्ब्रेन साइड चेन्स के साथ। मेम्ब्रेन फॉर्म चैनल इन द प्रोटीन, जो होता है वो एक चैनल बना लेते हैं आपके मेम्ब्रेन के अंदर, ताकि उनके थ्रू मॉलिक्यूल्स आपके पास ऑन हो पाए। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, कुछ चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं एंड कुछ को कंट्रोल किया जाता है, एक टाइम पे ओपन कभी क्लोज।
कुछ आपके लार्ज भी हो सकते हैं जो बहुत वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल को क्रॉस करा सकते हैं अपने अंदर से। पोरीन्स आर प्रोटीन, पोरीन्स आपके वो प्रोटीन है दैट फॉर्म लार्ज पोर इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स की आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की और कुछ बैक्टीरियाज की, जो अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन, छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी आपके पास ऑन हो सकते हैं इन पोरीन्स के थ्रू। ठीक है, अब ये फिगर आपको दिखाएगी एक एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आपका रोटेट कर जाएगा एंड उसको इनसाइड द सेल रिलीज कर देगा। एंड आपको याद रखना है ये एक्वापोरीन्स 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरीन से मिलके बने, ये जो वाटर चैनल्स हैं आपके अलग अलग टाइप के 8 एक्वापोरीन्स के मिलके बने होते हैं ये। ठीक है, एंड इसमें इंपॉर्टेंट लाइन पता है ये वाली जरूर आपको याद रखनी है कि पोरीन्स आपके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमेशा आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। किस किस की? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट। चलो डन यहाँ तक, अब आगे चलते हैं। एंड ये भी याद रखना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमेशा एक सैचुरेशन इफेक्ट दिखाता है, सैचुरेशन इफेक्ट दिखाता है, सेंसिटिव होता है इनहिबिटर्स के लिए, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन कराता है। 3 पॉइंट्स याद रख लो, इनफ है। अब ये जो आपका फिगर आपको क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे है आउटर साइड, दिस वन इज योर इनर साइड। मैम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स आए, देखो ये वाले मॉलिक्यूल्स आपके कैसे हो सकते हैं, दीज आर वाटर soluble and these are lipid soluble, lipid soluble देखो डायरेक्टली हो जा रहे हैं। अब इन वाटर सॉल्यूबल्स को क्या करना पड़ेगा, ये वाले चैनल्स पे आके ये बाइंड होगा यहाँ पे, एंड फिर ये वाले जो चैनल, ये वाले चैनल अपने आप को रोटेट करेंगे, यहाँ पे बाइंड हुआ ऐसे ये, एंड फिर चैनल ने अपने आप को रोटेट किया एंड रोटेट करके ये वाले प्रोटीन आपके इनसाइड द सेल आ गए। अभी पढ़ा है ना लास्ट में हमने जो लाइन पढ़ी है वो यही आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब चलते हैं आपका पैसिव सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। ये क्या होता है पैसिव सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट? देखो सम कैरियर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के कुछ कैरियर्स अलाउ करते हैं डिफ्यूजन ओनली इफ 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मूव टुगेदर। अगर 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स एक साथ मूव कर रहे हैं तो ये होता है 3 टाइप का, सिंपोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। यूनिपोर्ट का मतलब ये होता है सिर्फ एक मॉलिक्यूल आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल। एंटी का मतलब 2 अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, एक मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में एंड दूसरा मूव कर रहा है दूसरी डायरेक्शन में। देखो एरो देखो यहाँ पे, ये इधर साइड है, इसका इधर साइड है, आउटसाइड से इनसाइड भी, इनसाइड से आउटसाइड भी, बाई डायरेक्शनल अगर हो रहा है उसको बोलेंगे एंटीपोर्ट। बट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, आउटसाइड से इनसाइड ही जा रहे हैं एक साथ 2 मॉलिक्यूल, 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो एक साथ मूव कर रहे हैं, अगर एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है यूनिपोर्ट, 2 मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में सिंपोर्ट, डिफरेंट डायरेक्शन में कर रहे हैं एंटीपोर्ट। एज सिंपल एज दैट। डन। अब आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो था आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, मींस जहां पे कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा था। अब एनर्जी का एक्सपेंडिचर होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अब इसके लिए ना मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स नोट डाउन कराती हूँ। सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। हमेशा याद रखना एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट जाता है आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके पास होते हैं मूवेबल कैरियर प्रोटीन्स, जिसको हम बोल सकते हैं आपका पंप। ये आपके सेंसिटिव होते हैं इनहिबिटर्स के लिए, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। ये दिखाते हैं आपका अप हिल ट्रांसपोर्ट। अप हिल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लो टू हाई, अगेंस्ट हो गया ना। देखो अब तक हम क्या जा रहे थे, हाई से लो की साइड जा रहे थे, अब यहाँ पे क्या जाएंगे, लो टू हाई, इसलिए बोले इसको अप हिल ट्रांसपोर्ट। ये भी आपका दिखाते हैं सैचुरेशन इफेक्ट,
सेचुरेशन इफेक्ट जो हमें भी फैसिलिटेटेड में हमने डिस्कस किया था, जब आपके सारे के सारे एक्वापोरिन्स यूज्ड अप हो जा रहे थे, यहाँ पे क्या यूज्ड अप हो जाएंगे, सारे के सारे पंप यूज हो जाएंगे जब आपके, ठीक है। ये एक आपका हाईली स्पेसिफिक होता है, जैसे कि एंजाइम होता है ना, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम होता है, सेम एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, फ्री में कुछ काम नहीं करने वाला है ये। पंप करेगा मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे इसके पास। स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब एक प्रोटीन के लिए मेम्ब्रेन स्पेसिफिक होगी, मींस अगर आपको एक सब्सटेंस कराना है तो सब्सटेंस के लिए एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। Different protein in the membrane play a major role in active as well as passive transport। अलग अलग टाइप के प्रोटीन अगर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है तो वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप के ट्रांसपोर्ट करा सकता है। पंप क्या है, पंप आर प्रोटीन्स, पंप एक टाइप के प्रोटीन है जो एनर्जी का यूज करेंगे और सब्सटेंसेस को मूव कराएंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कराएंगे। एट दीज पंप्स कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ये पंप सब्सटेंसेस को अगेंस्ट कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं, मतलब लो से हाई की साइड भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसका बोले अप हिल ट्रांसपोर्ट। सो द ट्रांसपोर्ट रेट जब एक मैक्सिमम में पहुंच जाएगा, मतलब सारे के सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हम यूज कर चुके होंगे, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड इफेक्ट, सैचुरेशन इफेक्ट। लाइक एंजाइम, एंजाइम्स के जैसे आपके कैरियर प्रोटीन भी बहुत स्पेसिफिक होता है, इन विच इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। These protein are sensitive to inhibitors that react with protein side chains। आया समझ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो तीन टाइप के हम मीन्स पढ़ चुके हैं सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब तीनों में डिफरेंस कर लेते हैं, कंपैरिजन। ये कंपैरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखो सबसे पहले सिंपल, फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव। पहला पॉइंट मैंने लिया, रिक्वायर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। इन तीनों में से किसको स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत होती है। अब आपको पता है सिंपल डिफ्यूजन तो डायरेक्टली हो जाता है, इनको किसी भी प्रोटीन्स की जरूरत नहीं होती। फैसिलिटेटेड में एक्वापोरिन्स की जरूरत होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप्स की जरूरत होती है, तो यहाँ पे नो, यस यस, ठीक है। हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस कौन सा है, डिफ्यूजन हाईली सेलेक्टिव बिल्कुल नहीं है, इसके थ्रू कोई भी गैस मॉलिक्यूल कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल हो सकता है, बट फैसिलिटेटेड में सिर्फ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हो सकता है, इसलिए हाईली स्पेसिफिक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आपको पता है सिर्फ क्या हो सकता है, आपके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो सकता है फ्रॉम लो से हाई, तो ये भी आपका हाईली सेलेक्टिव है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, अब आपको पता है डिफ्यूजन में कोई सैचुरेशन इफेक्ट नहीं आता है, बट फैसिलिटेटेड में सैचुरेशन आता है, एक्टिव में भी आता है। अप हिल ट्रांसपोर्ट, अभी पढ़ा लो से हाई, तो यहाँ पे भी नहीं होता है, फैसिलिटेटेड में भी नहीं होता है, सिर्फ एक्टिव में होता है। एटीपी की रिक्वायरमेंट नो सिंपल में, नो फैसिलिटेटेड में, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्लांट वाटर रिलेशन, जो हम आपका नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं।